मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। तुलनात्मक राजनीति के परिचय के संदर्भ में आज अन्य विषयों पर इसके आगे चर्चा करें। तो 1945 के बाद दुनिया के विभिन्न उपनिवेश स्वतंत्र होने लगे और इन सभी राज्यों में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना हुई। लेकिन यह लोकतांत्रिक व्यवस्था इन देशों में सफलतापूर्वक काम नहीं कर पाई, जिसे आज हम तीसरी दुनिया कहते हैं, तृतीय विश्व कहते हैं या विकासशील देशों के नाम से इनको जानते हैं। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के इस पर सैकड़ों देश सम्मिलित हैं। इन देशों में अधिकांश राष्ट्रों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था सफल नहीं हो पाई। वहां पर क्रांतियां हुई और उस सत्ताधारी वर्ग के विरुद्ध लोगों में एक व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ। यह सरकारें काम नहीं कर पाई, अनेक प्रकार के कारण थे और यहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ जबरदस्ती, शक्ति के बल पर एक अन्य दूसरी प्रकार की व्यवस्थाओं का श्री गणेश हुआ। जब तृतीय विश्व के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था असफल हो गई तो राजनीतिक शास्त्रियों का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है तो और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था यूरोप के राष्ट्रों में, अमेरिका में सफल हो सकती है, तो दुनिया के अन्य देशों में सफल क्यों नहीं हो सकती। इस विषय पर उन्होंने विचार करना प्रारंभ किया। तब जो युवा राजनीतिक शास्त्री थे, इन्होंने राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन पद्धति के बारे में अपना असंतोष व्यक्त किया। इन युवकों का यह सोचना था कि अभी तक राजनीति विज्ञान मूल्य और आदर्शों के आधार पर अध्ययन करता रहा है। जब तक राजनीति शास्त्री अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे, अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों को उपयोग नहीं करेंगे, तब तक आप इन विभिन्न घटनाओं का अच्छी तरह से न तो अध्ययन कर पाएंगे और न ही कोई निष्कर्ष निकाल सकेंगे और न ही कोई भविष्यवाणी कर सकेंगे। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत हुई। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब प्रत्येक घटना को तथ्यों के आधार पर अध्ययन करना और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना। इसमें मूल्यों का अध्ययन नहीं होता, यह अध्ययन में मूल्यों को ध्यान नहीं दिया जाता, तथ्यों को ध्यान दिया जाता है। जो फैक्ट है, जो घटना घटी है, आंकड़ों के आधार पर शुद्ध अध्ययन करना, ताकि किसी प्रकार की गलती की गुंजाइश न रहे, पक्षपात करने का आरोप आप पर न लगे। तो निष्पक्ष अध्ययन को, वैज्ञानिक अध्ययन को वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति कहा जाता है। और इस प्रकार से राजनीति विज्ञान के बारे में नए नए निष्कर्ष निकाले जाने लगे। उसके अध्ययन पद्धति में परिवर्तन हुआ और राजनीति को एक नई परिभाषा मिली। इसकी परंपरागत परिभाषा क्या थी या क्या है कि राजनीति विज्ञान वह विषय है जो मनुष्य के राजनीतिक जीवन का और राज्य संबंधी समस्याओं का, राज्य संबंधी विषयों पर अध्ययन करता है। इसमें दो चीजें आ गई, एक तो राज्य के बारे में अध्ययन करना और दूसरा मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करना। यही परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से जब राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाने लगा तो एक नए रूप में राजनीति हमारे सामने आया। यह कहा गया कि राजनीति एक विशिष्ट मानवीय व्यवहार है, विशिष्ट मानवीय व्यवहार है जिसके द्वारा सामूहिक हितों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और इस प्रयास में शक्ति का प्रयोग भी सम्मिलित होता है। तीन चीजें आ गई, एक विशिष्ट मानवीय व्यवहार, दूसरा हितों को पूरा करने का प्रयास, सामूहिक हितों को पूरा करने का प्रयास, और तीसरा शक्ति का प्रयोग। अब देखिएगा, इसको विवेचना के रूप में इसका विश्लेषण करें।
मनुष्य की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं को वह अकेले पूरा नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप वह समूहों का निर्माण करता है। समाज में, राष्ट्र में अनेक समूह ऐसे बन जाते हैं। जब अनेक समूह बनेंगे तो इन समूहों के बीच पारस्परिक संबंधों की स्थापना होगी। यदि दो समूहों के बीच सहयोगपूर्ण संबंध बन गया तो समूह की ताकत बढ़ जाएगी। यदि लेकिन विभिन्न समूहों के बीच हमेशा सहयोगपूर्ण संबंध होगा आवश्यक नहीं है। हो सकता है किसी समूह के साथ इस समूह का संबंध संघर्षपूर्ण हो जाए, दो समूहों के बीच विवाद या मतभेद उत्पन्न हो जाए। तो यदि विभिन्न समूहों के बीच विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो इन समूहों के बीच फिर शुरू हो जाता है संघर्ष। संघर्ष का मतलब मारपीट, खून खराबा नहीं है। संघर्ष का मतलब है विवाद, मतभेद, तेरे मेरे की भावना। मैं अपने हितों को पूरा करूंगा, हम अपने हितों को पूरा करेंगे, चाहे तुम्हारा हित पूरा हो चाहे ना हो, तुमको हानि हो कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारा हित पूरा होना चाहिए। यह संघर्ष, विवाद, मतभेद, इस संघर्ष को राजनीति की दृष्टि में इसी को संघर्ष कहते हैं। और जब दो पक्षों के बीच संघर्ष होगा तो उसमें शक्ति का प्रयोग होगा। शक्ति क्या है? शक्ति एक क्षमता है जिसके द्वारा अन्य को, सामने वाले को अपनी इच्छानुसार प्रभावित, परिवर्तित और नियंत्रित किया जा सकता है। शक्ति देखिए, अमेरिका के पास सैनिक शक्ति है और इस सैनिक शक्ति के बल पर अमेरिका दुनिया के अन्य राष्ट्रों को प्रभावित करता है, उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है और उनके कार्यों को परिवर्तित कर सकता है। प्रभावित, परिवर्तित, नियंत्रित करने की क्षमता जिसमें होती है उसे शक्ति कहते हैं। इसी प्रकार से जापान के पास टेक्नोलॉजी की शक्ति है, चीन के पास जनसंख्या की शक्ति तो है ही और टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत के पास जनसंख्या की शक्ति है, अरब देशों के पास तेल की शक्ति है। जो शक्ति एक क्षमता है जिसके द्वारा अन्य के व्यवहार को आप प्रभावित, परिवर्तित और नियंत्रित कर सकते हैं। तो अनेक आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकताओं को व्यक्ति अकेले पूरा नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप वह समूहों का निर्माण करता है। विभिन्न समूहों के बीच संबंध बनते हैं। सहयोग हुआ, बहुत अच्छी बात। संघर्ष हुआ तो उस संघर्ष का समाधान करने के लिए शक्ति का प्रयोग होता है। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझिए। एक विद्यार्थी कॉलेज में पहली बार एडमिशन लिया, देहाती पृष्ठभूमि का था, शहर पहली बार आया था, कॉलेज पहली बार गया, उसे कुछ नहीं मालूम कॉलेज के बारे में। हाँ, एक छवि है उसके मन में कि महाविद्यालय होता है, बहुत बड़ी चीज होती है। उसे क्लास कब लगती है नहीं मालूम, टाइम टेबल कहाँ है नहीं मालूम, कहां पर क्लास लगती है, कितने बजे क्लास लगती है, कौन से विषय की पढ़ाई पहले होती है, कुछ भी उसको नहीं मालूम। वह जाकर महाविद्यालय में एक किनारे पर खड़ा हो गया। उसमें हिम्मत नहीं हो रही है किसी से पूछे या कहीं पर जाकर के इसका पता लगाए। किनारे चुपचाप बेचारा खड़ा है। एक दूसरा विद्यार्थी आया, उसकी भी वही हालत है। इन दोनों विद्यार्थियों के बीच परस्पर बातें हुई। दोनों एक दूसरे के समीप आए। दोनों की समस्या एक थी और इस प्रकार से दो लोगों का एक समूह बना। इन दोनों में जब एकता की स्थापना हुई, हितों की एकता के आधार पर जब इनमें आपस में संबंध बने तो ये दोनों विद्यार्थी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे। टाइम टेबल का पता लगाया, क्लास का पता लगाया, विषय का पता लगाया, टाइम का पता लगाया, कमरे का पता लगाया, तमाम चीजें। इन दो के साथ धीरे धीरे करके अन्य विद्यार्थी भी जुड़ने लगे। तो इस प्रकार से 8, 10, 15, 20 विद्यार्थियों का एक समूह बना।
आवश्यकताओं की पूर्ति एक लड़का नहीं कर सकता था, इसलिए वो अन्य के संपर्क में आया और अन्य के संपर्क में आकर के एक समूह का निर्माण हो गया। अब उस क्लास में इस समूह के अलावा अन्य भी समूह होंगे। इन समूह के बीच संघर्ष यदि सहयोग हो गया बहुत अच्छी बात है, उस समूह की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन यदि मान लीजिए किसी समूह के साथ इसका संघर्ष हो गया, संघर्ष मतलब मतभेद हो गया किसी चीज को लेकर के, तो फिर तू मैं शुरू हो जाएगी, मतभेद शुरू हो जाएंगे, विवाद शुरू हो जाएगा। एक दिन इस समूह के विद्यार्थी फ्रंट लाइन में बैठ गए। पिछले दिनों दूसरे समूह के विद्यार्थी फ्रंट लाइन में बैठे थे, आज इस समूह के विद्यार्थी उस फ्रंट लाइन में बैठ गए, पहली लाइन में बैठ गए। दूसरा समूह कुछ देर से आया, कुछ सेकंड देर से आया। उसने देखा कि सामने की लाइन पूरी भरी हुई है। उसने इनसे कहा, हटो यहां से, हम लोग कल बैठे थे, आज भी बैठेंगे, चलो पीछे जाओ। इस समूह ने कहा कि महाविद्यालय में कोई भी सीट किसी के लिए रिजर्व नहीं होती, जहां बैठ गए, हम यहां पर आज बैठेंगे, हम आज यहां पर बैठ गए हैं, यहां से नहीं उठेंगे। दोनों की भी तूतुमय में होने लगी, शक्ति का प्रदर्शन। तो यहां पर तमाम चीजें हो रही हैं। समूह हो गए, हितों की पूर्ति हो गया, आवश्यकताओं की पूर्ति हो गया, समूह बन गए, समूह के बीच सहयोग भी हुआ, कुछ के साथ संघर्ष हुआ और संघर्ष में शक्ति का प्रयोग। हम यहां से नहीं उठेंगे, उठा के देखो, तुम कैसे नहीं उठोगे, मैं तुमको उठाकर देखता हूं। और इतने में ही प्रोफेसर आ गए और प्रोफेसर के आने के बाद दूसरा समूह परास्त होकर के पीछे जाकर के बैठ गया। ये एक चक्र हुआ और यह चक्र निरंतर चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। यह एक अनवरत रूप से घटने वाली घटना है। पूरे देश में एक समस्या को सुलझाओ, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, दूसरे को सुलझाओ, तीसरी खड़ी हो जाती है। कोई भी देश समस्याओं से मुक्त नहीं है। जितना बड़ा बांस उतना बड़ा पोला। छोटे से छोटे देश की भी समस्याएं होती हैं और बड़े से बड़े देश की भी समस्या होती है। तो यह राजनीति का चक्र निरंतर चलते रहता है, निरंतर, लगातार, अनवरत रूप से चलते रहता है। जब तक राज्य है तब तक यह संघर्ष, यह चक्र निरंतर चलते रहता है। तो यह है राजनीति की परिभाषा। राजनीति एक विशिष्ट मानवीय व्यवहार है जिसके द्वारा व्यक्ति सामूहिक हितों को पूरा करने का प्रयास करता है और इस प्रयास में शक्ति का प्रयोग भी होता है। जब एक देश में समूहों की बात करते हैं तो उसे राजनीतिक दल कहते हैं। तो एक राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जो इस प्रकार से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न की जाती है उसे राज्य राजनीति कहते हैं, राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। और जब दुनिया के विभिन्न देश इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं तो उसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। इसमें मुख्य तत्व है शक्ति। बिना शक्ति के सब चीजें बेकार हैं। शक्ति का मतलब दूसरे को प्रभावित, परिवर्तित, नियंत्रित करने की क्षमता। शक्ति का मतलब रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं है, इजराइल और हमास का युद्ध नहीं, वो तो शक्ति का बाह्य रूप हो गया, भौतिक रूप हो गया। राजनीति युद्ध विहीन संघर्ष है। इसमें संघर्ष होते ही युद्ध नहीं होता। शारीरिक बल का प्रयोग नहीं किया जाता, विवेक का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से राजनीति की एक नई परिभाषा गठित की गई। अब देखें राजनीति के तत्व। राजनीति के तत्वों के अंतर्गत पहला है, यह मौलिक मानवीय क्रिया है। मौलिक है, मानवीय क्रिया है। जानवरों के बीच राजनीति नहीं होती, अन्य प्राणियों के बीच राजनीति नहीं होती। राजनीति होती है मनुष्यों के बीच होती है। यह मौलिक क्रिया है। मौलिक क्रिया का अर्थ क्या है? प्राइस कहता है कि कोई भी व्यक्ति इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि उसे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। देखिए, राजनीति में रुचि का होना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। अरस्तु ने आज से 2500 साल पहले कहा था, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, इन सभी प्राणियों में मनुष्य उच्च है, क्योंकि मनुष्यों में एक तत्व अधिक होता है। अन्य सभी प्राणियों में 4 तत्व सामान्य रूप में पाए जाते हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुन।
आहार, प्रत्येक प्राणी भोजन जरूर ग्रहण करता है। दूसरा निद्रा, प्रत्येक प्राणी सोता जरूर है। तीसरा भय, प्रत्येक प्राणी दूसरे से डरता जरूर है। और चौथा है मैथुन, जनसंख्या वृद्धि के लिए। चार चीजें सभी प्राणियों में समान रूप में पाई जाती हैं, लेकिन एक पांचवा तत्व विवेक केवल मनुष्य में पाया जाता है। तो जो भी विवेकशील प्राणी है हम उसको मनुष्य कहते हैं। तो विवेक का प्रयोग होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले व्यक्ति अपने आप के लिए सोचता है, उसके बाद वह परिवार के लिए सोचता है, फिर अपने मोहल्ले के लिए सोचता है, अपने गांव के बारे में सोचता है, अपने जिले या नगर के बारे में सोचता है, फिर अपने प्रदेश और फिर राष्ट्र के बारे में सोचता है। यह जो सोचने की प्रक्रिया है, सक्रिय होना है, इसी को सक्रियता कहते हैं। सक्रियता से ही राजनीति की उत्पत्ति होती है। जब एक या अधिक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति किसी समस्या के समाधान के लिए जागरूक हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और उस समस्या का समाधान करने का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं और उस समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए जिस क्रिया को अपनाते हैं उसे राजनीतिक क्रिया कहते हैं। तो राजनीति संघर्ष की उपज है, यह विवादों के समाधान की प्रक्रिया है। तो जिस तरह से उस समस्या का समाधान निकल सके, क्योंकि दुनिया में संसाधन सीमित हैं, जब दुनिया में संसाधन सीमित हैं, उसका उपभोग करने वाले अधिक हैं, तो स्वाभाविक है लोगों के बीच तू में तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी और प्रत्येक वर्ग यह चाहेगा कि हमारे पक्ष में निर्णय होना चाहिए, दूसरे के पक्ष में निर्णय नहीं होना चाहिए। तो अपने पक्ष में निर्णय करने के लिए जब किसी को आप बाध्य करते हैं और वह जब समाधान देता है, उस समाधान को राजनीतिक क्रिया कहते हैं। तो राजनीति का मतलब विवाद तो है, लेकिन राजनीति में यह भी सम्मिलित है कि उस समस्या का समाधान किस प्रकार से ढूंढा जाए। पेरिक्लिस कहता था पहले जमाने में यूनान में, जो व्यक्ति राजनीति में रुचि नहीं रखता, हम न केवल उसे लाभ रहित मानते हैं, अपितु उसको हम बेकार भी समझते हैं। मतलब उसके रहने या न रहने से देश को न तो कोई भला होगा, देश का कोई भला नहीं होगा और उसका जीवन भी बेकार है, क्योंकि राजनीति में रुचि नहीं रखता। तो जो भी व्यक्ति उत्तरदायित्व की भावना रखता है, हम विवेकशील प्राणी हैं और हमें उत्तरदायित्व का भाव है, और जब उत्तरदायित्व का भाव है, निश्चित रूप से हम एक राजनीतिक प्राणी हैं। राजनीति का संबंध बुद्धि से है, अर्थशास्त्र का संबंध अर्थ से है, समाजशास्त्र का संबंध समाज से है, नीति शास्त्र का संबंध नैतिकता से है, अध्यात्म शास्त्र का संबंध अध्यात्म धर्म से है, राजनीति का संबंध बुद्धि से है। तो जो भी व्यक्ति विवेकशील है, जिसमें उत्तरदायित्व का भाव है, विवेकशीलता जिसमें होगी उत्तरदायित्व का भाव आ ही जाएगा, और जिसमें उत्तरदायित्व का भाव है वह व्यक्ति निश्चित रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। जब हम कहते हैं कोई व्यक्ति कमा रहा है, वह अर्थशास्त्र से संबंधित हो जाता है। कोई व्यक्ति समाज सेवा में है, समाज में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मतलब वह समाज शास्त्र का विषय हो जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति विवेकपूर्ण निर्णय लेता है, विवेक के आधार पर कार्य करता है, विवेक के आधार पर वह दिन दुनिया पूरे समाज के बारे में, मनुष्यता के बारे में सोचना शुरू कर देता है, काम करना शुरू कर देता है, हम उसे राजनीतिक प्राणी कहेंगे। तो राजनीति मौलिक मानवीय क्रिया है। दूसरा बिंदु, तो इसमें देखिए, इसमें जब व्यक्ति सक्रिय हो जाता है, वह उस समस्या का समाधान के लिए या विवादों और संघर्षों को दूर करने के लिए, व्यवस्था की स्थापना करने के लिए, उचित परिवर्तन लाने के लिए, अन्य क्रियाओं का नियमन करने के लिए और कार्यों, विभिन्न प्रकार के कार्यों में समन्वय करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे राजनीति कहते हैं। तो राजनीति में पूरी मुख्य रूप से समन्वय की स्थापना है, व्यवस्था की स्थापना करना है। तो व्यवस्था स्थापित करना राजनीति का काम है। समाज है, विवाद उत्पन्न होंगे, उनके बीच व्यवस्था की स्थापना करना ताकि जनजीवन सामान्य रूप में चले, यह राजनीति का काम है। दूसरा है, यह अनवरत, अनंत और सर्वव्यापी क्रिया है। दुनिया का कोई भी देश,
कोई भी देश राजनीति से बचा नहीं है। राज्य में राजनीति होती है, लेकिन क्या केवल राज्य में ही राजनीति होती है? नहीं, राजनीति हर स्थान पर होती है। जहां कहीं भी एक से अधिक व्यक्ति हुए वहां पर राजनीति जरूर होगी, क्योंकि विवाद है, संघर्ष है, मतभेद है। दो व्यक्तियों के बीच हमेशा मतैक्यता होगी आवश्यक नहीं है। तो जहां कहीं भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जहां कहीं भी तू मैं की बात आई, वहां पर राजनीति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समूह अपने हित में निर्णय चाहता है। तो यह सर्वव्यापी क्रिया है। गली मोहल्ले में भी राजनीति होती है, श्रम संघों में भी राजनीति होती है, छात्रों में भी राजनीति होती है, शिक्षकों में भी राजनीति होती है, व्यापारियों में भी राजनीति होती है। राजनीतिक दलों का तो मूल आधार राजनीति है। तो हर जगह विवाद है, तनाव है, और उस तनाव को दूर करने का समाधान भी है। और इस प्रकार से राजनीति निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक मनुष्य जीवन है तब तक राजनीति रहेगी, क्योंकि मनुष्य में मतभेद होते हैं, और जब मतभेद होंगे उन मतभेदों का समाधान भी ढूंढा जाएगा। मतभेद हमेशा बना रहेगा आवश्यक नहीं है, उसका समाधान ढूंढने के लिए राजनीति सक्रिय हो जाती है। तो यह अनवरत, अनंत और सर्वव्यापी क्रिया है। तीसरा है, यह संघर्ष की उपज है। संघर्ष की उपज कैसे है कि दुनिया में संसाधन सीमित हैं। जब संसाधन कम होंगे, स्वाभाविक है लोगों के बीच तनाव होगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहेगा वह चीज हमें मिल जाए। जबकि जो राज्य शासन होता है, राजनीतिक व्यवस्था होती है, राजनीतिक व्यवस्था सोचती है कि हमें एक क्षेत्र को लेकर के आगे नहीं बढ़ना है, हमें पूरे देश को लेकर के आगे बढ़ना है। एक बढ़िया सा आपको उदाहरण देता हूं। जब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की घोषणा हुई तो प्रश्न आया, राजधानी किसे बनाया जाए, कौन से शहर को राजधानी बनाया जाए। कुछ लोगों ने कहा रायपुर को होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा बिलासपुर को राजधानी होनी चाहिए। और रायपुर और बिलासपुर ने जब अपनी इस प्रकार से मांगे रखी तो पूरे छत्तीसगढ़ भर में जितने भी नगर हैं, बड़े बड़े नगर, जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, ये तमाम नगरों की ओर से इस प्रकार से दावे आने लगे। अंत में रायपुर के दावे को मान्यता मिली, रायपुर को राजधानी के रूप में घोषित कर दिया गया। इसके बाद उच्च न्यायालय की स्थापना की बात आई। देखिए थोड़ा सा यहां पर राजनीति किस प्रकार, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है। इसके बाद उच्च न्यायालय की स्थापना की बात आई, और उच्च न्यायालय की स्थापना में सबसे बड़ा दावा रायपुर का था, क्योंकि 2000 के पहले, 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। 2000 के पहले रायपुर के वकीलों ने, बार काउंसिल ने, रायपुर ने उच्च न्यायालय की पीठ स्थापना करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और पिछले 8-10 साल से यह आंदोलन लगातार चल रहा था। तो जब कभी भी उच्च न्यायालय की बात होती थी, रायपुर के वकील सामने आ जाते थे, और इस प्रकार से रायपुर का दावा बड़ा प्रबल था। लेकिन जब उच्च न्यायालय की स्थापना करने की बात आई तो रायपुर ने फिर दावा किया, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था ने कहा नहीं, रायपुर को राजधानी मिल चुकी है, अब बिलासपुर को उच्च न्यायालय मिलेगा। तो राजनीतिक व्यवस्था जो होती है पूरे देश को एक साथ लेकर के आगे बढ़ती है। उसके मन में किसी क्षेत्र का पूरी तरह से विकास हो, किसी क्षेत्र का पूरी तरह से उपेक्षा हो, यह भाव नहीं होती। तो यह संघर्ष की उपज है। संघर्ष के समाधान की प्रक्रिया को राजनीति कहते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए स्वाभाविक दो पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, संघर्ष हुआ, तो इस संघर्ष का समाधान करने के लिए फिर विवेक का प्रयोग किया जाता है। कभी अनुनय विनय करेंगे, समझौता करेंगे, वार्ता करेंगे, समझौता वार्ता होगी, बातचीत होगी, इनके बीच सौदेबाजी होगी, मध्यस्थता का प्रयास किया जाएगा, दोनों पक्षों के बीच समाधान निकल जाए। और यदि काम नहीं बना तो फिर शक्ति का प्रयोग, दमन करने का एकमात्र उपाय, दमन करने का अंतिम उपाय। इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था के पास जब कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान राजनीतिक व्यवस्था ढूंढने का प्रयास करती है।
लेकिन वह लोगों की इस प्रकार के मांगों को स्वीकार नहीं कर सकती जिससे पूरी व्यवस्था ही खत्म हो जाए, पूरा देश ही टूट जाए। और तब फिर उस बाध्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने का निर्णय लेना पड़ता है। यह है संघर्ष की उपज। और इस प्रकार से देखते हैं कि राजनीति एक युद्ध विहीन संघर्ष है। जब गृह युद्ध होता है एक देश के अंदर, जब आपस में लोग लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, उसे गृह युद्ध कहते हैं। गृह युद्ध के समय राजनीति का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। वहां पर राजनीति नहीं होती। जहां पर हथियार चले, अस्त्र शस्त्र चले, वहां पर राजनीति खत्म हो जाती है। राजनीति बातों से होती है, कूटनीति से होती है, वो वार्ता से होती है, मुंह से होती है। दूसरे की टांग मुंह से खींचा जाता है। अभी चुनाव हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में संपन्न हो चुका है, अभी राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं। किस प्रकार से राजनीतिक नेता एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से कीचड़ उछाल रहे हैं, यही राजनीति है। तो इसका समाधान तब होगा जब 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा। और चौथा है, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। शक्ति, राजनीति का केंद्रीय तत्व शक्ति है। जब तक शक्ति है तब तक आप राजनीति में सक्रिय होकर रह सकते हैं। शक्ति नहीं है, आपका राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो शक्ति किस प्रकार से? पद के रूप में आप शक्ति प्राप्त करते हैं। जो विधायक बनने के लिए, जो सांसद बनने के लिए जो चुनाव लड़ते हैं, वह भी शक्ति प्राप्त करने का प्रयास है। और इसलिए हमारे देश में क्या होता है कि आदमी का पैर कब्र में भी लटक रहा होगा, एक पैर, वह अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता। तो भारत में सत्ता, कुर्सी भोग विलास करने का साधन है, ऐश करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। अन्य देशों में, विशेष करके विकासशील देशों में, सत्ता सेवा के लिए प्राप्त की जाती है। कुर्सी का मुख्य उद्देश्य सेवा करना है कि मैं देश की कितनी अधिक सेवा कर सकता हूं। भारत में भोग करने के लिए, ऐश करने के लिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए सत्ता प्राप्त की जाती है। और सत्ता के लिए राजनीतिक दल किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसकी कोई इंतहा नहीं है। आज के वीडियो में इतना। आपको धन्यवाद।